नमस्कार दोस्तों, करंट जीके बाय सियाग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अगस्त माह की क्रोनोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इस पार्ट में हम निर्वाचन, नियुक्तियां और बुक्स, कुछ दिवस, सम्मेलन, अंतरिक्ष और रक्षा की महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर है और अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के पार्ट है वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। देवेंद्र फडणवीस को वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जो उद्धव ठाकरे का संगठन था शिवसेना, उनकी जो सरकार थी वो कहलाती थी महाविकास अघाड़ी सरकार, जिसमें शामिल थी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई है। और एकनाथ शिंदे की सरकार ने शपथ ली थी 30 जून 2022 को। नेक्स्ट है G20 के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत को। पहले इसके शेरपा थे पीयूष गोयल। चूँकि आपको पता है कि भारत में 2023 में G20 का 18वां सम्मेलन होगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक के लिए भारत को इसकी मेज़बानी मिली है, अध्यक्षता मिली है भारत को 18वें सम्मेलन के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले समय के लिए, तो आपको ये रट लेना है। अगर हम बात करें वर्तमान का 17वां सत्र जो चल रहा है, अध्यक्षता जो चल रही है 2022 में, उसका बाली इंडोनेशिया में सम्मेलन होगा। ठीक है, अभी वहाँ पर विदेश मंत्रियों का एक शिखर सम्मेलन हुआ था। आने वाले समय में शिखर सम्मेलन जो होगा वो प्रधानमंत्रियों का होगा, देश के सर्वोच्च नेताओं का होगा। तो G20 के सम्मेलन जो है वो सभी आपको एक बार कवर करने हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 80(1)(a) अर्थात राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा सदस्यों का 4 नए राज्यसभा सदस्यों का राष्ट्रपति ने मनोनयन किया है 6 जुलाई 2022 को। आर्टिकल 80(1)(a) वो मनोनयन जो सचिन तेंदुलकर का जैसे हुआ था वैसे मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, उनमें 4 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। पहले हैं इलैया राजा जो संगीतकार हैं, दूसरे हैं पीटी उषा महान खिलाड़ी, भारत की एथलीट, फिर है वी विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक और लेखक है ये, चौथा है वीरेंद्र हेगड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको ये पता होगा कि 12 सदस्य जो टोटल हैं उनमें प्रति दूसरे वर्ष, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरे वर्ष, कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष। तो आप मान के चलिए जो 12 सदस्य है अर्थात प्रत्येक दूसरे साल 1/3, 12 का 1/3 कितना हो गया? 4 सदस्य, अर्थात 6 सालों में जो 4 सदस्य है वो रिटायर हो जाते हैं। जैसे हम अनुमान लगाएं अगर, तो 6 सालों में 2 साल 2 साल 2 साल, 1/3 12 में से 4 सदस्य 2 साल में रिटायर, फिर 2 साल में 4, फिर 2 साल में 4, इस तरह रिटायर हो जाते हैं। तो 4 सदस्यों की ये नियुक्ति हुई है हाल ही फिलहाल में। तो ये 4 सदस्य इंपॉर्टेंट है, किसकी नियुक्ति हुई ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खाद्य व ग्रामोद्योग उद्योग KVIC, इसके अध्यक्ष बनाए गए मनोज कुमार, क्योंकि इसके जो पहले वाले अध्यक्ष थे विनय कुमार सक्सेना, इन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। उपराज्यपाल भी इंपॉर्टेंट है, विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के। और खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज कुमार को। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। चुनाव आयोग के सदस्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए राजीव कुमार। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है इंद्रमीत गिल। दक्षिणी सूडान में UN मिशन के फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। फिर आपको ध्यान रखना है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, उसके अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार भारतीय मूल के हैं। ये जो FATF है ये G देशों द्वारा, G7 जो देश है उनके द्वारा गठित की गई थी 1989 में। G7 देशों द्वारा गठित है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य है और 39 कुल सदस्य है वर्तमान में। अगर हम निधन की बात करें, जो चर्चित व्यक्ति थे डॉक्टर अजय कुमार परिंदा, ये वैज्ञानिक थे भारत के और पद्मश्री से सम्मानित थे। भूपेंद्र सिंह गज़ल गायक थे, बढ़िया गज़ल गायक थे ये, अमृतसर इनका निवास है।
शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, काफ़ी चर्चित रहे थे, भारत के लिए ये काफ़ी अच्छे थे। इनका कार्यकाल में भारत और जापान संबंधों में काफ़ी तरक्की हुई थी। तो ये इनका गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जापान में चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये जापान के प्रधानमंत्री रहे थे 2006 से 7 तक, 2012 से 20 तक। इनकी जो पार्टी है LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और भारत का इनको सम्मान भी मिला था पद्म विभूषण जनवरी 2021 में। ठीक है, शिंजो आबे को जनवरी 2021 में पद्म विभूषण भी मिला था। तो ये काफ़ी भारत के लिए सम्मानित व्यक्ति थे। इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति गीता गोपीनाथ। इनको IMF का पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थे ये। इनको क्यों चर्चा में लिया गया है? क्योंकि इनको अभी हाल ही में वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में आने वाली ये दूसरी भारतीय है। पहले जो भारतीय थे रघुराम राजन थे, जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में आते थे। अब ये दूसरी गीता गोपीनाथ दूसरी है जो इस वॉल में आई है। तो इसलिए गीता गोपीनाथ वापस चर्चा में आई है। फिर अगर हम बात करें बुरहानपुर के लिए, बुरहानपुर हर घर जल सर्टिफाइड देश का पहला ज़िला बना है। और अभी हर घर जल में पहला केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया है और राज्य भी घोषित होने वाला है। तो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से होंगे। हर घर जल योजना काफ़ी चर्चित है, केंद्र सरकार की योजना। नेक्स्ट चलिए बुक्स देखते हैं प्रमुख। पहली है द कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड ए मेमोयर, दीप्ति नवल की। ठीक है, द कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति नवल की। फिर है संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड, रीता राममूर्ति गुप्ता की। सलमान खान द मैन द एक्टर द लीजेंड, ये है देवप्रिया सान्याल की। किंग हाउ हर्ट, अभिलाषा कुमारी। किंग हाउ हर्ट, अभिलाषा कुमारी। नेक्स्ट है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू BJP, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, अजय सिंह। ठीक है, ये काफ़ी जो चर्चित बुक होती है वो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी एसासिस, ये है अनिरुद्ध मित्रा की। हे राम टू जय श्री राम, आनंद वर्धन सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रहने वाली है हे राम। ठीक है, हे राम टू जय श्री राम, अर्थात महात्मा गांधी से जय श्री राम का नारा। इस काफ़ी चर्चित बुक रहेगी, नाम भी अच्छा सोचा इन्होंने, आनंद वर्धन सिंह। नेहरू द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी पूछी जाने वाली बुक है, मानस फिराक भट्टाचार्य जी। मानस फिराक भट्टाचार्य जी। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फिराक भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट है कुछ दिवस और सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण। देखो जुलाई में मनाया गया फर्स्ट GST डे, GST 85। थीम थी इसकी साधन देश का सर्वांगीण विकास का, साधन देश के सर्वांगीण विकास का। 1 जुलाई को आता है SBI का स्थापना दिवस। 1 जुलाई को आता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, किसकी स्मृति में? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की। ये बंगाल के CM भी रहे थे डॉक्टर विधान चंद्र। फिर 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 1776 में आज़ाद हुआ था, तो इस बार 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर 11 जुलाई को आता है विश्व जनसंख्या दिवस, 8 बिलियन की दुनिया इसकी थीम थी। ठीक है, 8 बिलियन की दुनिया। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसे बास्तिल डे भी कहते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, फर्स्ट ग्रेड में इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में करंट में कौशल नाम का टॉपिक है। विश्व युवा कौशल दिवस, भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव, इसकी थीम थी। फिर 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। भारत में जो पहला रेडियो था 1924 में आया था प्रथम बार। और 8 जून को 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है, 8 जून 1936। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। नेक्स्ट है एक ऐप की चर्चा कर रहा हूँ, UIDAI आधार फेस RD ऐप। हाल ही में एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्नाइजेशन की सुविधा शुरू की गई है इस ऐप को लेकर। तो ये पूरा एक ऐप लॉन्च हुआ है, UIDAI आधार फेस RD ऐप। तो आपको नाम याद रखना है, कभी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है सम्मेलन।
सम्मेलन देखते हैं। लोया जिरगा का सम्मेलन काफ़ी चर्चित रहा है। अफगानिस्तान की सामूहिक राष्ट्रीय सभा है ये लोया जिरगा, और पहली बार तालिबान सरकार बनने के बाद इसकी बैठक बुलाई गई है। लोया जिरगा विभिन्न जो धार्मिक नेता होते हैं, विभिन्न धार्मिक समूह हैं, उनकी एक बैठक होती है, उसे लोया जिरगा बोलते हैं अफगानिस्तान में। ये एक तरह की उनकी सामूहिक राष्ट्रीय सभा कहलाती है। तो उस तालिबान सरकार बनने के बाद इसकी पहली बार बैठक हो रही है। फिर 10वीं भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार वार्ता आयोजित की गई 15 जुलाई को नई दिल्ली में। नेक्स्ट है छठी खान व खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया 2022 में, नई दिल्ली 12 जुलाई 2022 को। फिर प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ नई दिल्ली में जुलाई में ही। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई 28 से 29 जुलाई 2022 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। अभी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में एससीओ का समिट भी होने वाला है। ठीक है, आज तारीख हो गई 20 अगस्त, तो ये इसी या नेक्स्ट वीक में होगा। 15 से 16 सितंबर समरकंद शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ठीक है, सितंबर में होगा भैया, अभी नहीं है, 15-16 सितंबर को आयोजित है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। चर्चाएं ये भी चल रही है कि वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ, रूस के राष्ट्रपति के साथ, चीन के राष्ट्रपति के साथ भी वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। तो नेक्स्ट है G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में आयोजित की होगी। इस बार शिखर सम्मेलन भी बाली में होगा। ये 17वां है, इंडिया में 18वां होगा। ठीक है, इंडिया में 18वां होगा, सही तो हूँ मैं। और उसके बाद जो 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में होगा, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड के लिए। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 हर एग्ज़ाम के लिए ये तो वाराणसी में आयोजित किया गया, किसके द्वारा? यूजीसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा 7 से 9 जुलाई 2022, जिसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। नेक्स्ट है एमएसपी को अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने के लिए पैनल गठित किया गया है। पूर्व कृषि मंत्री संजीव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय समिति बनाई गई है। एमएसपी को जो किसान मांग कर रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, उसको लेकर एक समिति का गठन किया गया है। सचिव संजय अग्रवाल की, पूर्व कृषि सचिव थे ये संजय अग्रवाल जी, इनकी अध्यक्षता में 26 सदस्यीय। नेक्स्ट है अभ्यास 28वां रिमपेक अभ्यास 2022 यूएसए में प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी कैपेबल, अडेप्टिव और पार्टनर्स। ठीक है, याद रखना, रिमपेक अभ्यास काफ़ी चर्चित रहता है, बहुत बड़ा अभ्यास है दुनिया का सैन्य मामलों में। और रिमपेक का ये 28वां अभ्यास था। 26 देश आयोजित भाग लेते हैं इसमें, 38 वारशिप आते हैं, 25,000 सैनिक इकट्ठा होते हैं, और काफ़ी बड़ा जमावड़ा, सैन्य जमावड़ा नेवल बेस का लगता है। और भारत के जो नेवल जहाज़ है INS सतपुड़ा और P-8 फर्स्ट विमान जो है, इन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ये जो रिमपेक अभ्यास है, काफ़ी मूवियाँ इस पे बन चुकी है और काफ़ी चर्चित रहता है, तो इसलिए पूछ लिया जाता है आमतौर पर। अगर हमें थोड़ा सा भी पता हो तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। INS सतपुड़ा और P-8-1। फिर है MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो आयोजित की गई, वो भारत जापान की नौसेना के बीच में आयोजित की गई। MPX नाम याद रखना, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 23 जुलाई 2022 को भारत और जापान की नौसेना के बीच। फिर देखिए अंतरिक्ष और रक्षा के संबंध में, चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियागोंग, ठीक है, तियागोंग स्पेस स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल को वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5BY3 रॉकेट द्वारा 24 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। अब देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ, अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियागोंग। इसमें क्या होगा, 3 मॉड्यूल लगेंगे इसे। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल में जो पहला मॉड्यूल है वो अप्रैल 21 में ही लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम तियान है था। और वेतियान जो अब लॉन्च किया है वो जुलाई 2022 में, हमें नाम याद रखना है, वेतियान मॉड्यूल। ठीक है, किसके लिए? तियागोंग के लिए। और मेंगतियान है वो अक्टूबर 2022 में लॉन्च होगा। ये तीनों आपस में जुड़कर अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे तियागोंग। ठीक है, और वेतियान है, इसका पूरा नाम है सरोगी की खोज। इतना आता नहीं है आप तो, एक तो कन्फर्म याद रखना तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन, दूसरा अब लॉन्च हुआ है वेतियान, इतना ही याद रख लेना। फिर है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस नाम आपको याद रखना है। आर्टेमिस क्या है? चंद्रमा पर मानव को उतारने की योजना है।
एक छोटा सा उपग्रह लॉन्च किया गया है कैपस्टोन, जो नासा के महिया प्रायद्वीप से लॉन्च किया गया। इसी लॉन्च के साथ ही मिशन आर्टेमिस स्टार्ट हो गया। ये एक नैनो उपग्रह था जो वहाँ पर कुछ वैज्ञानिक जांच करेगा। फिर स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स ने अभी कार्गो मिशन लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुछ आपूर्ति पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट है इसरो के 3 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं और 3 सैटेलाइट सिंगापुर के थे, वो लॉन्च हुए हैं। कौन से? PSLV C-53 से। PSLV C-53 से 55वीं उड़ान थी PSLV की। 30 जून 2022 को लॉन्च किए गए 3 जो सैटेलाइट थे उनका नाम है DSEO, न्यूसार, स्कूब फर्स्ट। ये सिंगापुर के थे तीनों ही। तो हमें जो याद रखना है वो है PSLV C-53 की उड़ान कौन सी थी? 55वीं थी। C-53 का नाम याद रखना है। किस देश के लिए? सिंगापुर के 3 सैटेलाइट थे। ठीक है, सिंगापुर के 3 सैटेलाइट थे। नेक्स्ट है हमारे देखिए क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल अभी अभी सेना में शामिल किए गए हैं। 25 जुलाई 2022 को भारतीय सेना को सौंप दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो QRFV। ये QRFV भारत की शान बनने वाले हैं और चाइना बॉर्डर पर इनको लगाया गया है। इसके ऊपर यहाँ लिखा हो भी हुआ है QFRV। ये टाटा कंपनी ने बनाया, TASL ने। TASL का पूरा नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरिया टारगेट का सफल उड़ान इसकी लॉन्च की गई है। ये भारत को आगे मदद करेंगे मिसाइलों के लिए। चांदीपुर में ये परीक्षण किया गया है 29 जून 2022 को। इसका नाम है हीट अर्थात हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट। ये हीट नाम आपको याद रखना है। और फिर इसमें देखिए अभ्यास नामक एक हाई स्पीड टारगेट निर्धारित किया गया था। अभ्यास का जो डिज़ाइन है इसका नाम है अभ्यास। ठीक है, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास का डिज़ाइन DRDO ने और ADE अर्थात वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने बनाया है। इसका उपयोग काफ़ी है। इसका उपयोग हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाएगा। मिसाइलों को मारने के लिए टेस्टिंग होगी इसकी। फिर है कुछ अन्य नाम। तो अभी हाल ही में चांदीपुर में उड़ीसा में आकाश मिसाइल के एक वर्जन है आकाश प्राइम, उसका परीक्षण किया गया। वहीं DRDO ने आकाश NG और एक MPTAGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण किया है। जून 2021 में अग्नि P का भी परीक्षण किया था। फरवरी 2022-21 में हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, उनका भी परीक्षण किया था। एक स्मार्ट नामक टॉर्पेडो का भी परीक्षण किया था DRDO ने अक्टूबर 2020 में। तो इनके नाम आप एग्ज़ाम्स में स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको लिख लेना क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है DRDO ने मानव रहित लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। ये काफ़ी चर्चा में, इसकी सराहना राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके भी क्या कहा था जब ये परीक्षण हुआ था और दुनिया ने हतप्रभ होकर भारत की ओर देखा था कि ये भारत ने बना भी लिया। तो ये इसका 1 जुलाई 2022 को परीक्षण किया गया चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ठीक है, मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में सफलता हासिल की है DRDO ने। इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया था DRDO द्वारा ऑटोनमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान। और विकास है एक तो DRDO, उसकी एक प्रतिष्ठान है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ADE, इसने बनाया इसको। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी। ये एक फ्रिगेट है। ठीक है, विमानवाहक पोत से छोटा होता है फ्रिगेट। तो फ्रिगेट का नाम है दूनागिरी 17A स्टील्थ फ्रिगेट है। कोलकाता में हुगली नदी 15 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। ये आपको याद इतना रखना है, दूनागिरी 17A स्टील्थ फ्रिगेट है। ये जो निर्मित है वो है GRSE अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता द्वारा। इस दूनागिरी युद्धपोत का ये नाम उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला के आधार पर दिया गया है। ये शिवालिक क्लास का फॉलोन है। रडार से बचने में कई इसकी विशेषताएं हैं। इससे पहले P-17A प्रोजेक्ट में 2 जहाज़ों को लॉन्च 2019-20 में किया गया था। पहला जहाज़ मंझगांव डाक बिल्डर ने बनाया था, दूसरा गार्डन शिप रिच इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनाया है, तीसरा अब बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड ने। तो
ये याद रखना है, दूनागिरी 3 जहाज़ इसके लॉन्च हो चुके हैं। और 17 मई 2022 को उदयगिरी नाम के तीसरे जहाज़ को भी MDL ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए INS विक्रांत। INS विक्रांत काफ़ी चर्चा में रहा है। भारत का एकमात्र भारत निर्मित विमान वाहक है, देश का स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। तो मोस्ट बनाया किसने इसको? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS विक्रांत को बनाया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले भी हमारे पास विक्रांत नाम का पोत था, ठीक है, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब इसको दोबारा बनाया है इसी नाम से। इसकी विशेषता क्या है? इसकी नींव रखी गई थी 2009 में, लॉन्च किया 2013 में। कुल मिलाकर 36% स्वदेशी सामग्री लगी है इसमें। और ये जहाज़ काफ़ी लंबा चौड़ा जहाज़ है। इसकी काफ़ी विशेषताएं मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखी है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो इसको। इसमें हेलीकॉप्टर, विमान वाहक पोत है, तो ये तो होंगे ही। तो ये था हमारा इस माह का करंट जीके। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान कवर करेंगे और कुछ आर्थिक समाचार भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगस्त हम कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। रीट का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है। सिलेबस और जिसको आंसर की तो आ ही चुकी है, जिसको पता होगा कि हम पास हो रहे हैं वो 3rd ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड काफ़ी सुनहरा अवसर है। धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।